गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक क्लास शुरू कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। और हमें पता है कि 26 जनवरी को 1950 को हमारे देश ने भारत का जो संविधान है, गणतंत्र भारत का संविधान को अडॉप्ट किया। और इसी दिन पूरी दुनिया में, पूरे विश्व को ये पता चला कि इस दुनिया में एक और नए गणतंत्र का जन्म हुआ। या यूँ कहें कि 26 जनवरी 1950 जो है पूरे विश्व के लिए, विश्व में भारत का एक नया जन्म हुआ, एक गणतंत्र राज्य के रूप में एक जन्म हुआ। ये एक वो दिन है जिस दिन जो बहुत मेमोरेबल है हिंदुस्तान के इतिहास में, हमारे भारतवर्ष के इतिहास में। 26 जनवरी 1950, हमें हिस्ट्री के बारे में पता है कि 26 जनवरी 1950 है को हमें अडॉप्ट किया, मगर हमें आज तक ये नहीं पता कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, संविधान होता क्या है, संविधान है क्या। तो संविधान एक तरीके का एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है जो गवर्नमेंट को कुछ फ्रेमवर्क या प्रिंसिपल फंक्शंस प्रोवाइड करता है, उसकी लीगल सेंसिटिव बताता है कि आखिर उनको इस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ वर्क में हमें काम करना है। कॉन्स्टिट्यूशन तो अलग हो गया, बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है क्या। ये बहुत ज़रूरी है जानना अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस या अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ लेते हैं, लाइक वन डे एग्जाम से, बुक से, बट हमें ये चीज़ पता नहीं होती। तो आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को एक हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं देता, बहुत स्ट्रिक्ट इसकी डेफिनेशन नहीं है। ये बहुत सिंपल है कि कुछ रूल्स हैं। बेसिकली एक रूल्स होते हैं, रेगुलेट करता है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट को, कि जो गवर्नमेंट है उसको किस तरह से रेगुलेट करने हैं, अपने रेगुलेशंस को और अपने ऑर्गन्स को किस तरह से गवर्न करना है। तो रूल्स जो होते हैं वो तो पूरे स्ट्रिक्ट सेंस में, हमारे पास लीगल रूल्स की बात हो रही है, इसमें लीगल रूल्स की बात हम करते हैं और इसके यूसेजेस की कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें शायद भारत की संविधान बनने से पहले उसके इतिहास को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उसका इतिहास है क्या। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो तुम्हारे पास्ट के और फ्यूचर के टेस्टेटर्स होते हैं। अब पास्ट और फ्यूचर का, जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो हमारे यहाँ संविधान में आर्टिकल 13-14 से फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स जो है, हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया ही बोलते हैं। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया हम इसलिए कहते हैं क्योंकि 1215 में ब्रिटिश में, इंग्लैंड में, हमने एक मैग्ना कार्टा ऑफ चैप्टर से, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन की इंट्रोडक्शन किया। तो ये तो एक छोटा सा सिचुएशन कि वो पास्ट हुआ, फिर फ्यूचर में ये करंट में कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। जैसे इंडिया में भी मोतीलाल नेहरू ने एक अधिवेशन में ये कहा था कि हमारे देश के लोगों को मूल अधिकार प्रोवाइड करने चाहिए थी। उन्होंने शायद 8 या 9 के आसपास की बात करी थी। हम इसे बाद में कवर करेंगे जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे। तो पास्ट और उसका जो टेस्ट होता है कि पास्ट में हमारे साथ क्या गलत हुआ, उसे हम आज कैसे इंप्लीमेंट करें और उसको फ्यूचर को कैसे बनाना है, तो सारे संविधान जो होते हैं इसका कॉम्बिनेशन होता है। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है किसी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का, कि जैसे हमने देखा क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बने या डिफरेंट डिफरेंट हमारे रेवोल्यूशन हुए। ये बेसिकली एक प्रोडक्ट है तुम्हारा रिसर्च का, और जो डेलिब्रेशन थी, जो डेलिबरेटली एक बॉडी हमारे यहाँ बनाई गई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल की थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बाद में कहलाई, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राव थे। उनके उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का रिसर्च कि हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करें, क्या क्या चीज़ें दें, आगे वो कैसे अपना फ्यूचर गाइड करें, जैसे फंडामेंटल राइट्स हुई, या हमारे पास 32 कॉन्स्टिट्यूशन 32 आर्टिकल 32 है, जो कि जिसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, जिसके तहत हमें कुछ रिट्स मिलती हैं। अगर हमारा कहीं हनन हो रहा है तो हम उसमें लीग जुडिशरी में जा करके उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो दिस इज वाज द रिसर्च एंड एक बहुत रिसर्च के साथ साथ हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने इसको रिसर्च करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एम एन रॉय एक पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट। उन्होंने सबसे पहले इस बात का वकालत की थी, जिस बात को उठाया था कि हमारे देश में जो है, इन्होंने ही सबसे पहले सजेस्ट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बनने से पहले हमारे देश में बहुत सारे फेजेस आए।
जैसे ब्रिटिश का आना, ब्रिटिश का रूल हुआ, फिर कंपनी रूल आया, फिर सेल्फ गवर्नमेंट हमें कैसे मिली। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कहीं ना कहीं इन सारे इवेंट्स इवेंट्स का एक लीगल एक इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश रूल है उसने कुछ हमारा लीगल फ्रेमवर्क भी लेट डाउन किया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस पीरियड को हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे 1600 से 1765 तक हमारा ब्रिटिशर्स आए, फिर 1765 1858 तक का बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिशर्स रूल रहा, फिर 1858 1919 से एंड कंपनी का रूल एंड हुआ, फिर 1919 से 1947 तक सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ कि हम इंडियंस कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे एक्ट उसमें थे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि मैं हिस्ट्री ज़रूर डिस्कस करने वाला हूँ उसमें आगे नेक्स्ट लेक्चर में। 1947 से 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हुआ और फाइनली 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर दिया। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था इसका, और इसका इंट्रोडक्शन हिस्ट्री हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का कि आखिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया और कैसे इम्प्लीमेंट किया गया। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आया। अगर आगे क्लियर हुआ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसकी हिस्ट्री डिस्कस करूँगा कि आखिर हिस्ट्री इसकी है क्या। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग